नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका ग्रेडअप में बहुत बहुत स्वागत है। इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ग्रेडअप, जहां पे हम लोग आपकी आईएएस की तैयारी करवाते हैं और आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो ग्रेडअप में सबकी तैयारी कराई जाती है। मेरा नाम है हर्षमीत सिंह और मैं आपको बताऊंगा कैसे अगर आप यूपीएससी आईएएस का एग्जाम लिख रहे हैं तो आप कैसे 120 से ज़्यादा अंक पा सकते हैं। इसमें मैं केवल ये नहीं बताऊंगा कि इसमें अंक कैसे लाने हैं, इसके अलावा मेरा एक और कारण है यहां पे आने का। वो कारण ये है कि मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने ये डिसाइड किया है कि आप ये एग्जाम में लिखने वाले हैं। क्योंकि अगर आप जैसे लोग, अगर टैलेंटेड यंगस्टर्स ये एग्जाम नहीं लिखेंगे तो गवर्नमेंट को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये एग्जाम केवल आपके भलाई के लिए नहीं है, ये एग्जाम हम सबकी भलाई के लिए, ये हम सबके हित में है कि इंडिया को बेस्ट आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर्स मिले। तो अगेन वेरी वेरी थैंक यू कि आप ये एग्जाम लिख रहे हैं और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्लीज अलाउ अस, हमें मदद कीजिए कि हम आपके इस जर्नी में आपकी मदद कर सकें और आपको बताएं कि आप कैसे 120 से ज्यादा अंक इसमें ला सकते हैं और कैसे ग्रेडअप आपकी मदद कर सकता है इन सब चीजों में। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, मैं टीचर हूं तो मेरा काम है सवाल पूछना, आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपका काम है कि सवाल का आप उत्तर दें और आपको पता होना चाहिए कि सवाल कहीं से भी आ सकता है। पहला सवाल जो मेरे पास है वो ये है कि 21 अप्रैल, क्या ये डेट आपको जानी पहचानी लग रही है? क्या इस डेट के आसपास कभी आपने कुछ सुना है कि 21 अप्रैल को क्या हो सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि 21 अप्रैल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है? क्या मुझे कोई भी बता सकता है 21 अप्रैल को ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या है कि हम 21 अप्रैल को मनाते हैं अच्छे से? 21 अप्रैल स्पेशली आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। 21 अप्रैल है सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे कहा जाता है इसको इंडिया में, जिस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने सिविल सर्वेंट्स को, उन लोगों को जिसकी वजह से देश आगे बढ़ रहा है, वो लोग जो कि असल में देश को चलाते हैं, जो कि असल में डिसाइड करते हैं देश किस दिशा में जाने वाला है। ये होता है सिविल सर्विसेज डे, जो कि 21 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं। ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? बिकॉज इसी दिन हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले आईएएस ऑफिसर्स के बैच को स्पीच दिया था, उनसे कमिटमेंट मांगा था कि आप इस दिन शपथ लीजिए कि आप देश के लिए काम करेंगे। और वो दिन आज तक हम लोग मनाते हैं एज सिविल सर्विसेज डे। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये दिन आप लोग अपनी लाइफ में मनाएंगे बहुत धूमधाम से, बिकॉज आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स बनने वाले हैं ऑफ दिस ग्रेट नेशन। एक और नंबर मैं आप लोगों के सामने डालना चाहता हूं, वो है 89। क्या आप बता सकते हैं ये 89 नंबर क्यों जरूरी है? 89 नंबर आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये सपना देख रहे हैं कि वो आगे जाके देश को चलाएंगे। 89, एनी आइडिया ये 89 नंबर क्यों ज्यादा जरूरी है? आप बहुत लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी टाइप करें और मुझे बताएं ये 89 नंबर क्यों जरूरी है। मैं देखना चाहता हूं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप देखते ही कुछ सोच सकते हो, क्या आप कनेक्शन निकाल सकते हो चीजों का कि नहीं। 89, एनी आइडिया गाइस ये 89 नंबर क्या है? वेरी गुड किशन। सो किशन ने मुझे बताया है कि 89 नंबर है कि इतने दिन हम लोगों के बचे हैं एग्जाम के लिए, केवल इतने दिन हम लोगों के एग्जाम के लिए बचे हैं। गाइस मुझे 1 मिनट दे गाइस, रजनी, शोभन, बस 1 मिनट मुझे टाइम लगेगा। ओके राजेश, जैसा कि मैंने आपको बताया 89 डेज बचे हैं। मुझे कई लोगों ने बताया 89 डेज का मतलब इतने दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स लिख रहे हो इस बार, जो कि होगा 4 अक्टूबर 2020 को, इसका मतलब यह है आज से अगर आप गिनना शुरू करोगे तो केवल 89 डेज हैं आपके पास। जैसे शाहरुख खान बोल गए थे, दोस्तों केवल 70 मिनट है तुम्हारे पास। एक एक दिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम। हर एक दिन में आपको देखना पड़ेगा आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कवर कर सकते हो, कैसे आप सिलेबस पूरा करोगे। एक एक दिन का हिसाब अब रखने की जरूरत है हमें।
जैसे कि आपने बताया, अगर आप 7 जुलाई मतलब आज से अगर आप गिनती करना शुरू करोगे तो 4 अक्टूबर तक, जिस दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी, जिस दिन आप उस मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाओगे, आपके पास 89 डेज हैं और एक एक दिन अब आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे जाने से पहले मैं आपको ये 2 लोगों की फोटो दिखाना चाहूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हो ये 2 लोग कौन हैं और ये क्यों फेमस हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो ये 2 लोग कौन है और क्यों फेमस है? कम से कम एक तो आप सब बता सकते हो, मुझे पता है। एक की फोटो तो आपने बहुत देखी होगी। क्या आप दूसरे को भी पहचान सकते हो? मुझे बता सकते हो इनमें क्या कॉमन है? क्यों इन लोगों को मैं अभी याद कर रहा हूं? ये क्यों फेमस है? क्या कोई भी मुझे बता सकता है चैट में? रजनी बता रही है कि अजीत डोभाल हैं, वेरी गुड। ज्ञानेंदु भी बता रहे हैं अजीत डोभाल हैं। क्या बता सकता है मुझे कोई ये कौन है? क्या मुझे कोई बता सकता है ये कौन है? हु इज दिस जेंटलमैन? अजीत डोभाल को तो सब जानते हैं, बहुत बढ़िया गाइस। अजीत डोभाल बहुत फेमस हैं, बट इनके लेफ्ट में कौन है इस टाइम पे? ओके, क्या और कोई मुझे बता सकता है इनके लेफ्ट में कौन है? ठीक है, मुझे कुछ लोग बता रहे सैयद अकबरुद्दीन, वेरी वेरी गुड। किशन ने मुझे बताया ये है सैयद अकबरुद्दीन। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा इन लोगों के बारे में। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड पे। क्या आपको पता है अभी इंडिया चाइना का जो परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया की तरफ से कौन बात करने गया है? वो अजीत डोभाल हैं जो बात करने गए हैं। सैयद अकबरुद्दीन कौन है? सैयद अकबरुद्दीन वो हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में इंडिया की बात ये रखते हैं सैयद अकबरुद्दीन। मतलब अब जब ये बात करते हैं तो ये खुद के लिए नहीं, वो इंडिया के लिए बात करते हैं। इंडिया का स्टैंड ये लोग बताते हैं। इनमें पता है क्या कॉमन है? इनमें कॉमन ये है कि इन लोगों ने भी वही आईएएस का एग्जाम दिया था जो आप देने की सोच रहे हैं। अजीत डोभाल एक आईपीएस ऑफिसर है, इन्होंने भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखा था। सैयद अकबरुद्दीन इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर है, इन्होंने भी आईएएस का एग्जाम लिखा था। ये इस एग्जाम की ताकत है। आप इस एग्जाम के बाद जिस पोजीशन पे पहुंचोगे, उसके बाद आप कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे। मुझे ये केवल बोलते हुए मेरे बाल खड़े हो रहे हैं कि आप उसके बाद कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे। इंडिया को कोई प्रॉब्लम होगा चाइना से तो सोचो आपको भेजा जाएगा। इंडिया का पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको भेजा जाएगा कि आप बात करिए। ये पावर है इस एग्जाम की। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप कुछ भी और बिजनेस कर लो, इस टाइम इंडिया में आपको ये पावर कहीं नहीं मिलेगी कि आप असल में जा करके देश की बात कीजिए। अगर आपको देश को रिप्रेजेंट करना है तो आप केवल इसी एग्जाम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, याद रखना दोस्तों। इसीलिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए जरूरी है कि इसमें बेस्ट माइंड्स आए, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब बेस्ट माइंड्स, बेस्ट पीपल इस एग्जाम को देंगे। और आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आप लोग ये एग्जाम देने का सोच रहे हो। अब एग्जाम इजी नहीं है। जिसको भी आप बोलोगे मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूं, पहली चीज लोग क्या बोलते हैं? अरे बड़ा कठिन है यार, कितना पढ़ोगे, कितनी किताबें पढ़ोगे, कितने अखबार पढ़ोगे, सब लोग यही बोलते हैं। और हां, मैं टीचर हूं, मुझे भी पता है एग्जाम इजी नहीं है। अगर एग्जाम इजी होता तो बहुत लोग ये एग्जाम लिख चुके होते। बहुत सारी समस्याएं क्या है? पहला कोविड है यार, कोरोना वायरस, कैसे पढ़े, मेरा तो दिमाग ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में, मैं तो किताबें कहीं छोड़ आया हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, मैं दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूं, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं मैं बात कर पा रहा हूं, मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रही हूं, मैं मूवी नहीं देख पा रहा हूं। फिर तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग कहते हैं अरे 4 महीने पोस्टपोन हो गया है एग्जाम, अच्छा खासा मई में होना था, फिर डेट पोस्टपोन करके अक्टूबर में कर दी, ऐसे कैसे हो पाएगा? मैं आपको बताता हूं ये सब समस्याएं नहीं है, ये सब असल में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कैसे? पहली बात करते हैं कोविड-19 की। क्या हुआ कोविड-19 से? आपको बोला कि आप घर में रहिए, आप बाहर मत जाइए। अब आप मुझे बताइए, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो क्या आप बाहर जाते थे? आप नहीं जाते थे। कोई भी अच्छा स्टूडेंट आईएएस का या किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का अगर वो एग्जाम दे रहा होगा तो वो बाहर नहीं जा रहा था, वो वैसे भी घर में ही था। तो उसके लिए कोविड-19 ने कुछ भी नहीं बदला, उसको तो और मौका मिला बाहर ना जाने का। अब अगर मम्मी आपसे बोलती बेटा दूध के पैकेट ले आओ तो आप बोलते थे मैं नहीं जा सकता, पढ़ाई कर रहा हूं। अब तो आपको और बहाना मिल गया कि आप कहीं बाहर नहीं जाओगे। तो कोविड-19 ने तो आपके लिए अच्छी बात की है। सोशल डिस्टेंसिंग, फिर से जो अच्छा आईएएस एस्पिरेंट है या जो अच्छे इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है,
क्या आपको लगता है कि वो कहीं शादी में जाता होगा या दोस्तों के बर्थडे पे जाता होगा या मूवी देखने जाता होगा? नहीं। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हम हमेशा से ही करते आ रहे हैं। अगर आप देखो आईएएस ऑफिसर्स या आईएएस एस्पिरेंट्स की लाइफ में तो कुछ भी नहीं बदला इससे। और तीसरा कि एग्जाम 4 महीने पोस्टपोन हो गया। अब देखो, एग्जाम का पोस्टपोन होना सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जिसकी तैयारी हो चुकी थी उसके लिए भी अच्छी बात है, वो और रिवाइज करेगा। क्योंकि आप देखिए, आईएएस का एग्जाम ऐसा एग्जाम है, आप कभी भी कह नहीं सकते मेरा सिलेबस पूरा का पूरा तैयार है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स तो हर दिन बनता है। जिस दिन भी करंट अफेयर न्यूज बनेगा आपका सिलेबस बढ़ गया अपने आप ही। तो इसीलिए 4 महीने से पोस्टपोन होना आपके लिए अच्छी बात है, आपको रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। और जो तैयारी अभी तक नहीं कर रहे थे उसके लिए तो परफेक्ट टाइम है, आप शुरू करिए तैयारी। बिकॉज मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं पर्सनली जिन्होंने टॉप 100 रैंक लेके आए हैं और उन्होंने तैयारी ऐसी की पिछले एग्जाम से पहले 4 महीनों में कि उन्होंने आगे जाके, अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं तो धुएं निकाल दिए। तो इसीलिए बहुत होते हैं 4 महीने अगर आप असल में दिमाग लगा के तैयारी करो। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या टिप्स हैं, कैसे आपको एग्जाम में अच्छा करना है, मैं कुछ नंबर्स आपको बताना चाहता हूं। सिविल सर्विसेज की कट ऑफ कितनी थी आईएएस एग्जाम की? ये हर अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ आपको दिख रही है। जनरल कैटेगरी के लिए 2018 में 98 कट ऑफ था, 2017 में 105 था, 2016 में 116 था। अब ये कट ऑफ आपको जानना क्यों जरूरी है? देखिए, कट ऑफ जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं। क्योंकि आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने होते प्रीलिम्स में। आपको पता होना चाहिए कितना क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मुझे कितना ठीक मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आपने 115 स्कोर कर लिया तो मतलब आप मान के चलिए 99% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स। ओबीसी के लिए भी सेम चीज अप्लाई करते हैं। मतलब कि अगर आप जनरल या ओबीसी में से हैं तो आपको कम से कम 75 क्वेश्चन तो पेपर 1 में अटेम्प्ट करने ही हैं। अगर आप 75 से कम अटेम्प्ट करोगे, अगर आप केवल 60 अटेम्प्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने इतने कम अटेम्प्ट किए हैं कि आपका कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा। इसीलिए कट ऑफ जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी लिए कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप एससी एसटी के लिए हैं तो कम से कम 65 क्वेश्चन मान के चलिए आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। उससे कम अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर कट ऑफ के आसपास आप नहीं आओगे। और इतना ज्यादा सेफ अगर खेलोगे कि जो पता है वही आंसर करूंगा, फिर तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप इतना सेफ खेलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको घर से बाहर जाना है कुछ खाने के लिए, आपको नहीं पता दुकान खुली है या बंद है, तो क्या आप तभी निकलोगे कि नहीं पक्का पता हो पहले दुकान खुली है? नहीं, आप जाके देखोगे खुली है कि बंद है, तभी पता चलेगा ना। तो हमेशा आप बोलो कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा गाइस, ठीक है। अब 2019 जो अभी लास्ट आईएएस हुआ था उसकी ऑफिशियल कट ऑफ अभी बाहर नहीं आई है, क्योंकि सीबीएसई क्या करता है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद कट ऑफ देता है। लेकिन फिर भी जो हमारे ग्रेड अप के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कैलकुलेट किया है कि 2019 में जनरल की कट ऑफ 101 गई होगी। ऐसा कैसे पता है हमें? क्योंकि जो आईएफएस है उसकी कट ऑफ बाहर आ चुकी है। आईएफएस की कट ऑफ से यूजुअली आईएएस की कट ऑफ, सिविल सर्विसेज की कट ऑफ 15 मार्क्स कम जाती है। यूजुअली 15 मार्क्स कम होती है आईएएस की कट ऑफ। आईएफएस की कट ऑफ इस बार 116 थी, 116 2019 के लिए। इसीलिए हमें पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए आईएएस की कट ऑफ इस बार 101 के आसपास है। और मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने 105 स्कोर किया है, 107 स्कोर किया और उनका कट ऑफ क्लियर हुआ है, उन्होंने मेंस एग्जाम लिखा है। तो अगेन कट ऑफ का आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको कितने क्वेश्चंस असल में अटेम्प्ट करने हैं। अब इस बात पे आते हैं कि क्या सही में इतना कठिन है ये पेपर? जो लोग बोलते हैं अरे बहुत कठिन है, अरे क्या कर रहे हो, आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हो, बहुत कठिन है। आप देखिए कितने लोग आईएएस का एग्जाम लिखते हैं। 2018 में 5 लाख लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम लिखा, 2017 में 4,62,000 लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम लिखा और 4.5 लाख के आसपास ही 2016 में भी एग्जाम लिखा लोगों ने, ठीक है। अब इसको दो चीजों की तरह से देखिए। पहली चीज कि हाँ 5 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं तो मतलब कठिन तो है, आसान तो नहीं है। लेकिन अब आप दो बातें देखिए। पहली बात आपको बताता हूं, क्या आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले पिछले साल रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म आया था।
तो रेलवे बोर्ड ने अभी नौकरी निकाली थी ग्रुप डी की, ठीक है, कि आप ग्रुप डी आए। ग्रुप डी मतलब काफी नीचे की नौकरी हो गई, क्योंकि आईएएस ग्रुप ए की नौकरी होती है। तो ग्रुप डी की नौकरी निकली। अब क्या आप सोच सकते हैं कि इस कितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा? क्या आपको अंदाजा भी है ग्रुप डी का, रेलवे का, केवल ग्रुप डी का फॉर्म कितने लोगों ने भरा होगा? क्या आपको जरा भी अंदाजा है इस बात का? आपको अंदाजा नहीं है तो मैं बताता हूं, ठीक है, सरप्राइज मत होइएगा। ये फॉर्म 1.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने भरा था। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भरा था। आप सोच सकते हो, 1.5 करोड़। अब आप बताओ क्या कठिन है, ग्रुप डी का एग्जाम कठिन है या आईएएस का एग्जाम कठिन है? 1.5 करोड़ लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था। अब आप मुझे बताओ वो कठिन है या आपका आईएएस का एग्जाम कठिन है, जहां पे केवल 5 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं आपके? पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, 5 लाख लोगों ने केवल एग्जाम लिखा। इंडिया में हर चीज के लिए लाखों लोग आते हैं। अगर आप देखो कि जब जियो ने बोला कि मैं आपको फ्री का सिम कार्ड दूंगा, तो फ्री के सिम कार्ड के लिए कितने लोग लाइन में लग गए थे? इंडिया में हजारों लोग लग गए थे ना। क्यों लग गए थे? बिकॉज इंडिया में इतनी ज्यादा भीड़ है कि हर जगह हजारों लाखों लोग आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज, आईएएस का एग्जाम अगर 5 लाख लोग लिखते हैं प्रीलिम्स का, इसका मतलब ये नहीं है सबने अच्छे से तैयारी की है। आपके बहुत दोस्त होंगे जो बोलेंगे अरे चल तू दे रहा है आईएएस एग्जाम तो मैं भी दे देता हूं, मैं भी देखूं कैसे होता है प्रीलिम्स, मैं भी करके देखूंगा, मुझे भी मजा आएगा, आज कुछ फन करेंगे। तो सारे के सारे 5 लाख लोग तैयारी करके नहीं बैठते हैं। उसमें से कुछ ही लोग हैं जो सच में दिल लगा के तैयारी करते हैं साल भर। इसीलिए कंपटीशन इतना नहीं होता जितना आपको लग रहा है। कंपटीशन इसमें से बहुत कम है, क्योंकि इसमें से आधे लोग भी ठीक से तैयारी करके नहीं बैठते हैं। सो कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है जितना आपको लग रहा है। अब प्रीलिम्स कितने लोग क्लियर करते हैं? अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो लगभग 2% लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है। अगर 5 लाख लोगों ने एग्जाम लिखा तो लगभग 10,000 से कुछ ज्यादा लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया। 2019 में 11,845 लोगों ने एग्जाम क्लियर किया, 2018 में 10,226, मतलब लगभग 2% मान लो। अब 2% फिर से आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा कठिन है, 2% कैसे? बट 2% इतना कठिन नहीं है। आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, ठीक है, एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। चलो, क्या आपको पता है लोग पैदा कैसे होते हैं? लोग पैदा ऐसे होते हैं कि स्पर्म और एग फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है कितने स्पर्म होते हैं? बिलियंस ऑफ बिलियंस, करोड़ों अरबों स्पर्म में से एक स्पर्म होता है जो कि फर्टिलाइज करता है और आप पैदा होते हो। तो आपके पैदा होने की प्रोबेबिलिटी पता है कितनी थी? 1/10 करोड़, 100 करोड़, ये आपके पैदा होने की प्रोबेबिलिटी थी। तब भी आप पैदा हो गए ना, कि नहीं पैदा हुए? आप पैदा हो गए क्योंकि आपने लाखों करोड़ों अरबों स्पर्म्स का कंपटीशन को बीट किया। आप खुद सोचो, तो आपकी पैदाइश ही इसी बात पे टिकी है कि आपने करोड़ों लोगों को हराया था पैदा होने की रेस में। अब आप खुद सोचो, यहां पे आईएएस में तो आपको फिर भी बहुत ज्यादा कठिन, आपको बहुत ज्यादा आसान मिल रहा है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि कंपटीशन बहुत है, आपकी पूरी लाइफ ही कंपटीशन पे बेस्ड है। तो कंपटीशन इतना कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा है बाहर से। अब जैसा मैंने बताया हिंदी मीडियम के क्या लाभ हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से एग्जाम लिखोगे तो बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हिंदी में, मानिए GS1 में हिस्ट्री में, कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा, इसे त्रिभंग भी कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। अब इसमें से कौन सा कथन एक मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? देखिए, आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, त्रिभंग, इस टाइप के वर्ड्स हिंदी लैंग्वेज में और हिंदी भाषा में जितनी आसानी से, जितनी सुंदरता से आप लिख सकते हो, उतना कोई नहीं लिख सकता, यकीन मानिए। इंग्लिश में केवल एक वर्ड होता है आई एम हैप्पी और आई एम इलेटेड, और हिंदी में आप उसे इतने अच्छे तरीके से लिख सकते हो अगर आपको अच्छी लैंग्वेज आती है तो। हिंदी के जो एक्सप्रेशन है वो इंग्लिश से बहुत ज्यादा बढ़कर होते हैं, तो इसीलिए हिंदी लिखने वाले को अच्छे से बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब अगर आप इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, कई लोग होते हैं सोचते हैं कि अरे मुझे तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए, बट प्लीज
आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं अभी के लिए केवल प्रीलिम्स की तैयारी करो, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस और ऑप्शनल का क्या करोगे यार। मेंस और ऑप्शनल की तैयारी भी करनी चाहिए, बट आपको पता होगा मेंस का जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स में वैसे भी है ही। तो आप केवल और केवल ऑप्शनल पे अभी मत सोचो, अभी आप मेंस का मत सोचो, अभी आप प्रीलिम्स पे ध्यान दो। प्रीलिम्स निकलेगा तभी आप आगे जाओगे, और जो प्रीलिम्स में आप पढ़ोगे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, वो सब तो वैसे भी मेंस में ही पूछा जाएगा। इसीलिए आपको यहां पे ध्यान देना है कि प्रीलिम्स में आपको ध्यान प्रीलिम्स के लिए ही देना है, मेंस के लिए अभी मत दीजिए ध्यान। ओके गाइज, अगर आप चैट में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई विल ट्राई टू आंसर दिस जितना हो सकेगा। फैंटम, अगर आप कह रहे हो फाइनल रिजल्ट में 10 से 15 बच्चे क्लियर करते हैं, वो 10 से 15 बच्चे मेंस के बाद 15% हो जाते हैं, वो अभी नहीं है। ठीक है, अब इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ऑब्वियसली बहुत कुछ चाहिए। कड़ी मेहनत सबके लिए चाहिए, तैयारी चाहिए, दृढ़ता चाहिए, ये सब कुछ आपको एग्जाम के लिए चाहिए इस टाइम पे। अब इस एग्जाम में कैसे आप कम से कम 120 से ज्यादा अंक ला सकते हैं, हमारी ग्रेडअप की एक्सपर्ट टीम ने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और एक एक करके आप वो पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपके प्रीलिम्स बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। नो शोभन, इंडिया में हिंदी इज नॉट दी नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई नहीं होती, हमारी बस ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जो लोग मुझसे चैट में पूछ रहे हैं कि तैयारी कैसे शुरू करें, तैयारी कैसे करें, डोंट वरी, मैं यही बताने आया हूं आप लोगों को। ठीक है, आप वीडियो देखो और वीडियो के एंड में मैं पूरा बताऊंगा कौन सा आप कोर्स कर सकते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका सवाल है तैयारी कैसे करें तो डोंट वरी, अभी आप देखते रहो, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेबस, पाठ्यक्रम। आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। अगर आपको यही नहीं पता पढ़ना क्या है तो क्या पढ़ोगे? केवल क्योंकि आपके दोस्त ने बता दिया कि ऐसा करो ये पढ़ लो, या आपके दोस्त ने बता दिया कि ऐसा करो तुम दैनिक भास्कर पढ़ना शुरू हो जाओ क्योंकि मेरे भैया ने दिया था, मेरे भैया यही बोलते हैं, या मेरे भैया बोलते हैं 10 मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, ये सब लगवा लो। ऐसे नहीं होता है। आप खुद सिलेबस देखिए सिलेबस में क्या है, वो ही आपको पढ़ना है। जैसे कि किसी ने किसी को मार दिया, कहीं दंगे हो गए, ये सब आपको नहीं पढ़ना होता है, ये सब न्यूज में नहीं आता है, ये सब पेपर में नहीं आता है। ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं वो आपको पढ़नी होती हैं। एनसीईआरटी से आपको शुरुआत करनी है, हमेशा वहां से शुरुआत करें। वो बुक्स पढ़ें जो कि गवर्नमेंट ने लिखी हैं, जो गवर्नमेंट ने छापी हैं, जैसे एनसीईआरटी, जैसे इंडिया ईयरबुक, जैसे योजना, जैसे कुरुक्षेत्र। अगर आप तैयारी शुरू करेंगे गवर्नमेंट की बुक से तो हमेशा आपके पास बहुत अच्छा रिसोर्स रहेगा। क्योंकि देखिए एग्जाम क्या है, जो गवर्नमेंट ही तो आपका एग्जाम ले रही है, तो गवर्नमेंट का एग्जाम देने के लिए गवर्नमेंट की तो किताबें पढ़ोगे ना। ठीक है जयेश, अगर आप 26 साल के हो तो भी आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हो, आपके पास बहुत टाइम है। अब सिलेबस में देखिए 2 टाइप की चीजें होती हैं, एक तो होता है डायनामिक और एक तो होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कि जो फिक्स है, हिस्ट्री है वो फिक्स है, वो तो बदलने वाली है नहीं यार। पॉलिटी में बहुत कुछ फिक्स है, फिक्स मतलब जो हमेशा वैसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जज अपॉइंट होते हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है। इकोनॉमिक्स में काफी चीजें फिक्स है, कैसे आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो। लेकिन इसके साथ आता है डायनामिक पोर्शन। डायनामिक मतलब करंट अफेयर जो चेंज होता रहता है, जो आपको नया नया पढ़ना होता है। अब देखिए ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, मैं बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी न्यूज में था कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस पहले 31 थे, अब 34 हो गए, 3 जजेस बढ़ा दिए गए। तो इससे क्योंकि ये न्यूज में था तो आपको पता चलेगा, अब आपको स्टैटिक पोर्शन में जुडिशरी को अच्छे से पढ़ना है, जुडिशरी को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, कुंदन 32 इज द मैक्सिमम एज, आप 32 साल की एज तक एग्जाम दे सकते हो जनरल कैटेगरी से। जया, एससी कैटेगरी में आई वुड सजेस्ट यू अटेम्प्ट 65 to 70 क्वेश्चन, एटलीस्ट 65 से 70 आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ज्ञानेंदु, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी आप देख सकते हो, उसमें डिबेट आती है, वो आपको मिल जाएंगी। जैसा मैं बोल रहा था, डायनामिक में जो जो चीज न्यूज में रहती है वो आपको बताता है कि स्टैटिक में क्या क्या पढ़ना है। जैसे नंबर ऑफ जजेस अगर बढ़ाए गए हैं तो आपको जुडिशरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जुडिशरी कैसे काम करती है। जो जो चीजें आपको न्यूज में मिलती हैं उसको लेके आपको स्टैटिक पोर्शन को कवर करना पड़ेगा।
जनरल कैटेगरी के लिए गाइस 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट। अब एडवाइस नंबर 2, एडवाइस नंबर 2 इज देखिए कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं। ग्रेडअप की टीम ने आपको पिछले 5 साल का एनालिसिस करके बताया है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति से 2019 में 18 क्वेश्चन आए थे। सामान्य ज्ञान जनरल साइंस से आपके आए थे 5 क्वेश्चन, जनरल आपके करंट अफेयर से। भूगोल से आपके आए थे 7 क्वेश्चन, आपके इकोनॉमिक्स से आए थे 22 क्वेश्चन, एनवायरमेंट से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से आपके 14 क्वेश्चन, पॉलिटी से 19 क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहां से कितने सवाल आ रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बताता है। अगर आप देखो इकोनॉमिक्स को फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स से 22 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 18, 23, मतलब इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स पे आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स। आप देखो हर साल सबसे ज्यादा सवाल कहां से आ रहे हैं? इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा सवाल है, इसलिए इकोनॉमिक्स पे आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही आप देखो पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से पिछले साल 19 क्वेश्चन आए, फिर 12, फिर 25। ऑल्दो ये फिक्स नहीं है किस सब्जेक्ट से कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट फिर भी आपको आइडिया लग जाता है, तो पता चल जाता है यार इकोनॉमिक्स में नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने इकोनॉमिक्स को वीक किया है, अगर मैंने इकोनॉमिक्स की तैयारी ठीक से नहीं की है, तो मुझे दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स से देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पे स्पेशल ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स ध्यान से देखिए, स्पेशली हमारी इकोनॉमी के ऊपर कितनी सारी बातें हो रही हैं, देखा है आपने पिछले 2 सालों में। पढ़िए उसके बारे में, एमएसएमई सेक्टर के बारे में पढ़िए, जीडीपी का किस तरह से निकलता है निष्कर्ष, कैसे उसे चेंज किया गया है, ये सब देखिए अच्छे से। जैसे मैंने बताया, तैयारी शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप पैटर्न जानें। आप जानें कौन से सवाल कहां से आ रहे हैं, कितने आसान है, कितने कठिन है। परिधि, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। ठीक है, अगली बात, अगर आपको अपना परिणाम वैसा चाहिए जैसा कि आप चाहते हैं, तो आपको समय समय पर पैटर्न कैसा बदलता है ये देखना पड़ेगा। जैसे कि 2013 के बाद से पैटर्न बदला है। क्या बदला है पैटर्न में? 2013 के बाद से एनवायरमेंट के क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम हुए हैं, एनवायरमेंट के क्वेश्चन बढ़ गए हैं। पिछले 10 साल के पेपर्स को देखिए कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक और बात, एक और आपको मैं ट्रिक यहां बताना चाहूंगा। यूपीएससी केवल आईएएस का एग्जाम नहीं कराता है, ये बहुत और एग्जाम कराता है। ये सीडीएस के एग्जाम भी कराता है, ईपीएफओ के एग्जाम भी कराता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सीडीएस के सवाल आईएएस में पूछ लिए जाते हैं, आईएएस वाले सवाल 2 साल बाद ईपीएफओ में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक बात और करनी है, आपको सीडीएस, ईपीएफओ, ये जो भी एग्जाम है जो यूपीएससी कराता है आईएएस के अलावा, आपको उनका पेपर भी देखना पड़ेगा पिछले कुछ सालों का, क्योंकि वहां से सवाल भी आते हैं। और ये अच्छी ट्रिक है, ये आप लोग को बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। पिछले 5-6 साल के ईपीएफओ के, सीडीएस के पेपर भी देखिए कि वहां से भी आ सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात, अध्ययन और स्रोत। आप कहां से पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बहुत नॉर्मल बात बताता हूं। देखो, आजकल बुक लिखना बहुत आसान काम है। मैं बोलूं तो मेरा मन भी करता है, मैं भी बुक लिख देता हूं। ठीक है, कुंदन, सीडीएस वो एग्जाम होता है जो आपको आर्मी में जाने के लिए, मिलिट्री में जाने के लिए देना होता है। जेबा एग्जाम 4 अक्टूबर को है, 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है। तो आजकल बुक लिखना बड़ा आसान है। आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे कि मुझे पॉलिटी की बुक दीजिए, तो वो 100 बुक में से कोई भी बुक दे देगा, आप जो चुन लो। हिस्ट्री के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए, 100 लोगों ने बुक लिखी हुई है। अब आप कौन सी बुक लोगे ये आप पे डिपेंड करता है। जैसा मैंने बताया, बुक वो अच्छी होती है जो गवर्नमेंट के सोर्स की होती है, जो गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, जैसे कि एनसीईआरटी, इंडिया ईयर बुक। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो सोर्स है एग्जाम का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, क्योंकि अगर आपने इंफॉर्मेशन ही गलत ली तो आपको कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी बुक को प्लीज मत छोड़िए। क्लास 6 से 12, 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी को पढ़िए, रटिए उसको अच्छे से, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आप देखोगे कई बार हिस्ट्री के सवाल एनसीईआरटी से डायरेक्टली कॉपी कर लिए जाते हैं। तो जब तक आप हिस्ट्री एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, ज्योग्राफी एनसीईआरटी नहीं करोगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। अब ये जो बुक्स हैं ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं,
और आपको मार्केट में भी मिल जाती हैं। अगर आप लैपटॉप से, फोन से पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होती है तो आप बिल्कुल ऑनलाइन लीजिए। जैसे कि एनसीईआरटी है वो फ्री में डाउनलोड हो जाती है, आपको कोई पैसे नहीं देने उसके लिए। अगर आप खरीदोगे मार्केट में जाके तो भी एनसीईआरटी बहुत सस्ती आती है। एनसीईआरटी की गवर्नमेंट की बुक है तो बहुत महंगी नहीं आती है, बहुत सस्ती 40-50 रुपए की बुक्स आती हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, वो फ्री में हो जाती है। ठीक है। नोट्स मेकिंग भी बहुत जरूरी होता है। आप शॉर्ट नोट्स भी बनाइए और लॉन्ग नोट्स भी बनाइए। शॉर्ट नोट ताकि आप प्रीलिम्स में रिवाइज कर सको, लॉन्ग नोट्स ताकि आप मेन के लिए देख सको। ठीक है। आदर्श लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, आप देख सकते हो उसको। ठीक है। अब नोट्स देखिए याद करने में भी कठिन है। अब बहुत कुछ आपको क्वेश्चन आपको याद करना पड़ता है, इतने सारे फैक्ट्स याद करने हैं, तो आप याद कैसे करोगे? याद ऐसे करोगे कि या तो आप शॉर्ट फॉर्म बना लो उसकी, या तो कोई कहानी बना लो उससे, या फिर आपने मानिए कोई टेबल बनाया हुआ है। अब आप देखिए क्या करना है, आप टेबल की फोटो खींचो सीधा, और वो फोटो खींच के आप उसको अपने फोन के बैकग्राउंड में लगा लो। कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, अपनी खुद की फोटो हटाओ फोन से, और व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में, फोन के बैकग्राउंड में आप अपने नोट्स की फोटो लगाइए, कुछ टेबल की फोटो लगाइए, ताकि रोज आप कुछ कुछ दिन उसको थोड़ी देर के लिए देख सको। आप रोज जब उसको देखोगे तो आपकी दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी चीजें। इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है। नंबर 4, आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए आप सोचते हो अब मैं आज 10 घंटे पढ़ लूं फिर अगले 2 दिन पढ़ूंगा ही नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। रोज जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, रोज जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, कोई फायदा नहीं है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हो उस दिन क्या होता है, यूजुअली सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू हो जाता है प्रीलिम्स का। ठीक है। 9 बजे एग्जाम प्रीलिम्स का शुरू हो जाता है। आपको घर से 7 बजे निकलना होता है, सेंटर आपको बहुत पहले पहुंचना होता है। मानिए 8 बजे आपको सेंटर पहुंचना है, फिर आप पेपर वर्क वगैरह करते हो, लाइन में लगते हो, अंदर जाते हो, 9 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। अब अगर आपकी बॉडी यूज टू नहीं है सुबह उठ के रिवाइज करने के, सुबह आपका दिमाग चले, अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आपको एग्जाम देने में दिक्कत हो सकती है। आप सोचते हो कि नहीं मैं तो रात भर पढ़ूंगा, सुबह नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसे आपकी बॉडी यूज टू नहीं हो पाती है। हमारी बॉडी एक तरीके से बनाई गई है, और ये साइंस है, ये मैं आपको झूठ बात नहीं बता रहा हूं। साइंस यही है कि आपकी बॉडी की भी एक हैबिट होती है। अगर आप बॉडी को इस हैबिट में डालोगे कि वो रात को सोए, दिन में उठ के पढ़े, तो अपने आप उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये केवल फैशन में होता है, अरे मैं तो रात भर पढ़ता हूं, सुबह जागता हूं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज अगर आप जो सुबह पढ़ते हो उसकी बात अलग होती है। कोई आसपास आपके नहीं होता, सब साइलेंट होता है, आप अपने मन से पढ़ सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आपके फोन में टिंग टिंग नहीं बज रहा होगा कि ये हो गया ये हो गया। बिकॉज जब आप दिन में ये सब चीजें करते हो तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा। तो प्लीज इसको सुबह उठिए और टाइम से इसकी बनाने की हैबिट डालिए, ताकि आप डिसिप्लिन लाइफ एक जी सके। महत्वपूर्ण बिंदुओं को बारंबार दोहराइए। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं बार बार रटिए। आप ये मत सोचो कि मैं तो सुपरमैन हूं, मेरे को एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। आई एम सॉरी बट ऐसा नहीं होगा। जब आप छोटे थे आपको क्या लग रहा है, आपको एबीसीडी एक ही बार में याद हो गई थी? नहीं। जब आप छोटे थे तो क्या आपको 12 का 13 का टेबल एक ही बार में याद हो गया था? नहीं, आपको रटना पड़ा था उसको बार बार। कुछ चीजें रटी जाती हैं, हर चीज समझी नहीं जाती। जब आपके माँ बाप ने आपको बचपन में बोला कि बेटा आपका नाम सुनील है, आपका नाम अक्षत है, आपका नाम आरुषि है, तो आपने क्या बोला? नहीं मुझे मतलब समझाओ तब मैं याद करूंगा। नहीं, आपने रट लिया, आप रट लो। कुछ चीजें समझी नहीं, रटी ही जाएंगी, और आप हर चीज समझने पे आओगे तो दिक्कत होगी। आपको कुछ चीजें याद भी करनी है। ठीक है। नंबर 5, ऑब्जर्वेशन। हमेशा देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है, देखिए आपके आसपास क्या चीजें चल रही हैं, बिकॉज आपको हर जगह से नॉलेज मिलेगी। और ऐसे ही यूपीएससी एग्जाम है। जैसे कि अगर आप कुछ चीज खरीदने जाते हो, उसमें बारकोड होता है, तो आप देखिए बारकोड क्या है, कैसे काम करता है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, पेटीएम बहुत फेमस होना शुरू हो गया। आप क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड से आप पेमेंट करते हो। भीम ऐप भी लॉन्च हो गया, उसमें भी क्यूआर कोड निकल आया। लोगों ने आसपास देखा बट बुक में नहीं था तो किसी ने पढ़ा नहीं, बट क्यूआर कोड पे एक क्वेश्चन आ गया। क्यों? क्योंकि वो इतना आसपास चल रहा था आपके। तो जो आपके आसपास चीजें चलती हैं उसके बारे में 2 मिनट सोचिए, वो क्या है, वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा।
केवल किताबी नॉलेज नहीं चलेगी। आईएएस एक ऐसा एग्जाम है जो कि केवल किताब की नॉलेज से नहीं चलेगा, जिसके लिए आपको बहुत कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक है, परिधि बुक लिस्ट की पूरा वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पे बनाया हुआ है। आप ग्रेड अप के यूपीएससी चैनल के वीडियो देखो तो आपको बुक लिस्ट का भी वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अगला नेगेटिव मार्किंग का बहुत बहुत ध्यान रखो। आपको लगता है कि अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो मुझे लगता है मैं टिक कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन का 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर +2 आपको मिलेंगे ठीक करने के लिए, 0.6 आपकी कट भी जाएंगे। मैं ऐसे इतने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो इतने अच्छे थे पढ़ाई में और बेचारों ने इतना 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, और जब कैलकुलेट करना शुरू किया तो इतने गलत गए कि वो सारा नेगेटिव मार्किंग, उनका सारा का सारा जो अच्छा काम है वो हटा देता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी, कम होनी चाहिए। अब नेगेटिव मार्किंग को कैसे समझा जा सकता है? नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए जितने ज्यादा मॉक टेस्ट होते हैं वो लगाइए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट आप दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, उतना अच्छा है आपके लिए, ताकि आपका दिमाग समझेगा कि किस टाइप से एग्जाम आपको देना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं। आपका दिमाग आपको खुद बताएगा कि नहीं यार, ये क्वेश्चन बड़ा कठिन है, ये अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। फिर पेपर 2 भी है, CSAT, इसको मत भूलिएगा। ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब आपको सिर्फ इसमें 66 नंबर लाने होते हैं 200 में से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हल्के में हवा में उड़ा दो, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स में पेपर 1 में 120 स्कोर करा। बहुत अच्छा स्कोर था, पेपर 1 में 120 प्लस था, बट बेचारों का CSAT में उन्होंने ध्यान नहीं लगाया। CSAT में उनका 58 आया, 59 आया, और बेचारे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसी गलती प्लीज आप मत करना। यूपीएससी में आप अगर CSAT को अंडर एस्टिमेट करोगे, सोचोगे अरे CSAT तो हलवा हो जाएगा, साइंस मैथ्स तो मैंने पढ़ी हुई है 10th तक की, ऐसा नहीं होता है। CSAT की भी तैयारी कीजिए। हाँ, उसमें इतना ज्यादा समय मत लगाइए जितना पेपर 1 में लगाएंगे, बट उसकी भी ध्यान दीजिए। 66 अंक लाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सारी मेहनत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, NCERT रटने की सारी मेहनत पानी में बह जाएगी। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। CSAT पे भी ध्यान लगाइए। CSAT में पैसेज आते हैं, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए कैसे सॉल्व होगे। लॉजिकल एनालिसिस आता है, जिसकी क्लासेस आप ले सकते हैं। रीजनिंग के सवाल आते हैं जो बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। अगर आप CSAT के 8 से 10 टेस्ट लगा लोगे और सब में आप 66 से ज्यादा स्कोर कर रहे हो, तो आपका CSAT तैयार है। बट ये मत सोचो अरे बस प्रीलिम से 10 दिन पहले मैं CSAT पढ़ना शुरू करूंगा, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, CSAT आप करिए, कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाइए, तब आपका CSAT क्लियर हो पाएगा आराम से। और आखिर में मॉक टेस्ट नंबर 8। देखिए, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, देखिए एग्जाम में जो आपका सिलेक्शन है वो इसीलिए नहीं होता है कि आपने 500 किताबें पढ़ ली, मैंने 300 किताबें पढ़ ली, मैंने 400 पढ़ ली। नहीं, सिलेक्शन तब होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कितनी किताबें पढ़ोगे से मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसका सिलेक्शन होगा। फिर चाहे आप बिना किताब पढ़े अगर आप दे देते हो टेस्ट तो भी आपकी अच्छी बात है, किताब पढ़ के देते हो तो भी अच्छी बात है, बट आखिर में आपको टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे कैसे भी करो। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दो उतना अच्छा है। प्रीलिम्स आने से पहले कम से कम 50 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, कम से कम 50। हर मॉक टेस्ट को अच्छे से देखिए, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका आंसर कैसे होगा, ताकि आगे से जो आपका गलत जा रहा है सवाल वो कभी आगे से गलत ना जाए। 50 टेस्ट का मतलब है कम से कम 5000 क्वेश्चन, क्योंकि हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। 5000 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा इंडिया ईयरबुक से कैसे सवाल आते हैं, योजना से कैसे सवाल आते हैं, ताकि अच्छे से आप सब सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ग्रेड अप में भी हम बहुत सारे मॉक टेस्ट कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं, वो सारे मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। नंबर 9 बहुत ज्यादा जरूरी, मानसिक संतुलन बनाए रखें। ये आपको छोटी बात लग रही होगी बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इस टाइम पे बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ना नहीं है, मेरा मन बाहर जाने का है। बट देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखिए। आपको समझना पड़ेगा अगले कुछ महीने
आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। केवल आपकी नहीं, आपके बच्चों की और उनके बच्चों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। अगर आप आईएएस बन गए तो आपके बच्चे भी यही बोलेंगे हम आईएएस ऑफिसर के बेटे हैं या बेटी हैं, उनको भी वो फैसिलिटी मिलेंगी जो आपको मिलती है। मैं समझता हूं ये टाइम आसान नहीं है, मुझे पता है, बट समझिए कि आपको बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है, पॉजिटिव बातें कीजिए, विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही नॉर्मल लोग होते हैं जो कि आगे जाके अजीत डोभाल की जगह लेंगे, जो कि आगे जाके इंडिया के एम्बेसडर बन के जाएंगे यूएस में, जो कि आगे जाके पीएम के कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, वो आप ही लोग हैं। उस टाइम का प्रेशर सोचिए कि वो गवर्नमेंट पोजीशन पे कितना प्रेशर होता है। आप यहां से चाइना जा रहे हैं बात करने के लिए कि भाई बॉर्डर इशू कैसे सुलझाना है, अगर आप वो प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते तो आप ये भी कैसे हैंडल करोगे। अभी से प्रेशर हैंडल करने की कोशिश डालिए, केवल आपके साथ नहीं है, सबके साथ बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अगर इस समय आप बीमार पड़ गए तो आपका अगर एक हफ्ता भी अगर बर्बाद हो गया कि आपने 5 दिन नहीं पढ़ा, हफ्ता नहीं पढ़ा, पेट खराब है, बाहर से चाउमीन खा लिया, मोमोज खा लिया, मोमोज की चटनी खा ली, गोलगप्पे खा लिए, या फिर आपने कुछ और कर लिया और आप नहीं पढ़ पा रहे हो 5 दिन, क्या होगा उससे? वो समय आपका कभी वापस नहीं आएगा। वो समय आप जब आप नहीं पढ़ रहे हो, रिमेंबर आपके साथ वाला तो पढ़ रहा है, वो एक हफ्ता जो वो बगल में पढ़ रहा होगा और आप नहीं पढ़ रहे होगे, वो एक हफ्ता आप कभी कवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस टाइम पे स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए। थोड़ा अपनी जो ये आपकी चटोरी जबान है उसको कंट्रोल कीजिए, चाट पकौड़ी वगैरह मत खाइए। कुछ टाइम के बाद एक बार आप एग्जाम तक पहुंच गए अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। अच्छे से सोइए, कम से कम 7 से 8 घंटा सोइए, रात को सोइए, दिन में मत सोइए। और ये बहुत साइंटिफिक है, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं। जब आप रात में सोते हैं तो आपकी बॉडी से हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप दिन में सोओगे तो आपकी बॉडी से वो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे और आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। बॉडी का फंक्शन ऐसा है कि रात में सोओगे तभी वो हार्मोन रिलीज होंगे। तो प्लीज मेक इट अ हैबिट, स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स, 7 से 8 घंटे सोइए, रात में सोइए, 10 से 11 मैक्सिमम 12 बजे तक सोइए, सुबह उठिए और फिर काम कीजिए। जाने से पहले एक बार जस्ट मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, ग्रेडअप का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन पे। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्विजेज हैं, लाइव क्लासेस जो आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं आप में से बहुत लोगों को देखना चाहूंगा अपनी क्लासेस में।